अभी तक हम लोग देखे थे कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं और उपनिवेशवाद फैलने का कौन-कौन से कारण थे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे उपनिवेशवाद हमारे देश में फैलने में कितने चरणों में संपन्न हुआ था, कितने चरण लगे थे हमारे देश पर पूरी तरीका से अंग्रेजों को शासन स्थापित करने में। जितने दिनों तक हमारे देश में अंग्रेज रहे वो सारे 3 चरणों में हम लोग बाँटे हैं जिसको जिसको हम लोग डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। जो भाई इस चैनल पे नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारा जो भी वीडियो होगा वो आप तक पहुँचे और इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ न कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। भारत में उपनिवेशवाद जो है वो मुख्यतः 3 चरणों में हुआ था, जिसे पहला चरण वाणिज्यिक पूंजीवाद कहा जाता है, जो 1757 से 1813 ईस्वी तक चला था। दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण जो 1813 से 1857 तक चला था और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद का चरण जो है वो 1858 से 1947 तक का ये समय था। तो अब हम लोग बारी-बारी से सभी चरणों के बारे में डिटेल से जानेंगे। पहला चरण में देखे थे वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बना था तो उस समय वो ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ही व्यापारियों के हाथ में था। कुछ पूंजीपति व्यापारी लोग जो थे वो एक संगठन बनाए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को नाम रखे थे। एलिजाबेथ द्वितीय के शासन में ये लोग कुछ परमिशन लेकर के एकाधिकार प्राप्त कर लिए थे कि हम लोग ही हैं जो भारत पर पूरी तरीका से व्यापार करने में सक्षम हैं और व्यापार करेंगे। यहाँ पर पॉइंट हम लोग देखते चलेंगे कि उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में अंग्रेजों का ध्यान आर्थिक रूट पर ही केंद्रित था। देखिए, अंग्रेज लोग का मुख्यतः काम यही था कि वहाँ के जमीन को हड़पना नहीं या अपने देश में उसको शामिल करना नहीं। जितना से ज़्यादा हो सके वो वहाँ पर से धन अर्जित किया जाए। वो इस पर लगे हुए थे कि हमको ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम वहाँ से पैसा निकाल सकें। कंपनी भारत के साथ व्यापार पर अपना वर्चस्व चाहती थी, इसलिए इस चरण में व्यापारिक एकाधिकार के लिए इन्हें पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी कंपनियों से युद्ध करना पड़ा था। जब भारत में व्यापार करना ये लोग शुरू किए थे तो उससे पहले ही पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी लोग यहाँ पर आ करके अपना व्यापार कर रहे थे। लेकिन ये लोग चाहते थे कि पूरी तरीका से मेरा उन पर एकाधिकार रहे, मेरा उन पर एकाधिकार रहे। इसके लिए वो लोगों ने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी थी। पीछे पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी ये सब जो थे और भी लोग उन लोगों से लड़ाई लड़ी और उसको यहाँ से हटाने का काम किया, जिसमें ये अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जिसमें प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। ये रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला, यहाँ पर से एक जीके हमारा होता है कि अंतिम नवाब बंगाल के कौन थे? तो नवाब सिराजुद्दौला थे और उसके सहयोगी फ्रांसीसी। देखिए, फ्रांसीसी लोग भी कमजोर थे, उनके पास सेना नहीं थी और उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, जिसके कारण ये लोग सहायता मांगते थे यहाँ के राजाओं से। उससे सहायता से वो लोग लड़े थे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ढेर सारे हथियार थे, सैनिक थे, जिसके कारण ये लोग जीत नहीं पाए और नहीं जीतने के कारण ये ईस्ट इंडिया कंपनी से हारे और यहाँ भारत में ये पूर्ण रूप से अपना कब्जा कर लेते हैं। भारत में उपनिवेशवाद का प्रथम चरण यही था कि यहाँ पर अगर नवाब सिराजुद्दौला और उनकी सेना अगर नहीं हारती तो कुछ दिन और आगे
अंग्रेजों को रोका जा सकता था। लेकिन यहाँ पर इसके हारने के साथ ही ये बंगाल पर अपना कब्जा स्थापित शुरू कर दिए, कब्जा कब्जा करना शुरू कर दिए और ये धीरे धीरे अपने देश पर पूरी तरीका से वर्चस्व चाहना शुरू कर दिए। इस चरण में क्या मुख्य कुछ उद्देश्य था जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस चरण के मुख्य कौन-कौन से उद्देश्य थे। पहला था कि भारत के व्यापार का एकाधिकार करना, कि जो भी यहाँ पर व्यापार करे वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोग ही करे, इससे आगे दूसरा कोई ना करे। राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना। देखिए यहाँ पर राजनीतिक प्रभाव, ये लोग क्या करते थे कि राजाओं के साथ संधि करते थे, उनके साथ तालमेल करते थे और उनको सपोर्ट देने देने का काम करते थे कि भाई आस-पास के तुम जो क्षेत्र से लड़ रहे हो, तुम्हारे दुश्मन से लड़ रहे हो, उससे हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन उसके बदले में हमें भाई कुछ पैसा चाहिए। ठीक है? अगर पैसा नहीं चुका पाओगे तो हम तुम्हारे राज्य पर कब्जा कर लेंगे। ये इस तरह का उन लोगों का नीति था और राजनीतिक प्रभाव वहाँ पर पैसा देता था, तो जिससे उसके वहाँ राजा जो लोग थे, वो मदद तो करते थे, है ना? लेकिन सिर्फ़ नाम के राजा रह गए थे। वो जितने भी तरह का डिसीज़न लिया जाता था, वो सभी अंग्रेज़ों के द्वारा लिया जाता था। मतलब राजा एक कठपुतली के रूप में रहता था। तीसरा पॉइंट है कि कम से कम मूल्यों पर वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में उन्हें अधिक से अधिक मूल्य पर बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाना। वहाँ के जो व्यापारी लोग थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सस्ता सामान मिल जाता था, तो वो लोग आसानी से यहाँ पर खरीदते थे और कम पैसे में खरीदते थे और अपने देश में ये जा कर के ज़्यादा में बेचते थे और वहाँ का सामान भारत में आकर के यहाँ पर अधिक मूल्यों में बेचते थे, जिससे उनको डबल फायदा होता था। ठीक है? आगे चौथा पॉइंट है कि यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हर संभव तरीके से बाहर निकालना। देखो यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को मतलब वही लोग जो फ्रांस के लोग थे, पुर्तगाली लोग थे, उन लोगों को हर संभव कोशिश इन लोगों का था कि पूरी तरीक़ा से यहाँ से उन लोगों को निकाल दिया जाए और भारत पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ही अधिकार हो। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आगे का पॉइंट है, भारतीय प्रशासन परंपरागत न्यायिक कानून, यातायात, संचार और औद्योगिक व्यवस्था में विशेष मौलिक परिवर्तन किए बगैर पूंजी प्राप्त करना। देखिए, यहाँ पर कोई भी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में अभी काम नहीं शुरू किया था ये लोग। जो भी यहाँ पर चीज़ें था, जो भी प्रशासन था, जो भी सैनिक लोग थे, ठीक है? जो कानून चल रहा था यहाँ पर राजाओं का, उसमें बिना उलट-फेर किए हुए, ज़्यादा उलट-फेर नहीं किया था। वो लोग सिर्फ़ यही चाहते थे कि भाई तुम लोग शासन कर रहे हो, करो, कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है? लेकिन हमें वहाँ से कुछ अंशदान मिलना चाहिए, कुछ न कुछ पैसे हमें मिलना चाहिए, है ना? मतलब कि कर के रूप में हो जाए या फिर हम तुमको मदद कर रहे हैं, तो उसके बदले हमें कुछ पैसे मिलना चाहिए। है ना? इस तरह से वो लोग काम करते थे। बाद में धीरे-धीरे वो लोग कब्ज़ा करना शुरू कर दिए थे, एकाधिकार में लेना शुरू कर दिए थे। ब्रिटिश की आर्थिक नीति में उद्योग धंधा का ह्रास हुआ, परिणामतः राष्ट्रीय धन का एकमात्र स्रोत कृषि रह गया और अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर हो गया। हम लोग बोलते हैं कृषि प्रधान देश, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ था। जब वो लोग यहाँ पर आए थे, तो वो लोग सामान यहाँ पर बेचने आए, यहाँ पर से सामान खरीद कर के ले जाते थे। ऐसा होता था जैसे कि आज भी स्वदेशी चीज़ को बनाने में हम लोगों को पैसे ज़्यादा लगते थे। उन लोगों के पास मशीनरी की कमी नहीं थी, बड़े-बड़े मशीन थे, जो काम 4 आदमी कर सकता था, वो मशीन आसानी से कर दे रहा था। तो इससे क्या हो जा रहा था कि प्रोडक्शन सामान बनने की गति बहुत तेज़ होता था, बहुत जल्दी बन जाता था, कम लागत लगता था, जिसके कारण उनके सामान सस्ते होते थे। और हमारे देश में सामान के वैसा कोई फैक्ट्री नहीं था,
जिसके कारण सामान को बनाने में लागत बहुत अधिक लगती थी। जैसे कपड़ा बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े मशीन थे, लेकिन हमारे पास क्या था, चरखे से बनता था, है ना, सूत काट के बनता था। तो जिसके कारण यहाँ का प्रोडक्शन बहुत स्लो था और कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता था, पैसे बहुत ज़्यादा लगते थे, इसलिए सामान बहुत महंगे मिलते हैं। अभी भी देखेंगे कि खादी कपड़ा जो होता है वो महंगा मिलता है, बाद बाकी कपड़े सस्ते होते हैं, है ना। तो जिसके कारण वो लोग पूरी तरीका से जो सामान लाते थे वो एकदम से, जो मार्केट हमारा था भारत का सामान का, वो खत्म कर दिए थे, क्योंकि वो लोग सस्ता में सामान बेचते थे और लोग चाहते भी थे कि सस्ता सामान खरीदा जाए। जिसका असर ये हुआ कि एकदम पूरी तरीका से उन लोगों पर निर्भर हो गए और हमारा जो स्वदेशी सामान था वो पूरी तरीका से नष्ट हो गया और वो उद्योग धंधे भी नष्ट हो गए, जिसके कारण मजबूरी में लोगों को खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, उसी समय से हमारा देश पूरी तरीका से कृषि पर आधारित हो गया, आश्रित हो गया और हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश के रूप में हमेशा से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे, इस तरह उपनिवेशवाद का पहले चरण में कंपनी का एकमात्र उद्देश्य किसी तरह यहाँ से धन को लूटना था। इसका कंपनी का पहला ही ये था कि भाई किसी तरह चाहे जो हो जाए हमें यहाँ से धन लूट करके ले जाना है, हर हालत में, चाहे छीन करके या फिर अपना सामान बेच करके, सामान सस्ते में खरीद करके महंगे में बेच करके, चाहे जैसे भी हो। वो मुख्य कारण यही था, मुख्य उनका उद्देश्य ये था कि कैसे भी यहाँ से पैसा मतलब पैसा यहाँ से हम लेके जाएं, है ना। उनका पहला ही मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ से पैसा को निकाल करके ले जाएं, पैसे को यहाँ पर से ज़्यादा लूट करके ले जाएं। इस तरह से हम लोग का प्रथम चरण संपन्न होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट दूसरे चरण में चलते हैं। जाने से पहले आप लोग दोस्तों से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नए नए वीडियो जो अपलोड होंगे वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए, इसका लाभ उठाएंगे। चलिए, तो दूसरे चरण जो हुआ था वो हुआ था 1813 से लेकर के 1857 तक। देखिए 1813 ईस्वी में कुछ हुआ था। क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, वो इतना अपने आप को मतलब शहंशाह समझने लगा था कि वहाँ के और भी जो कंपनियां थी और जो मंत्रिमंडल था वो लोग इनसे परेशान हो गए थे। ठीक है, तो क्या किया गया कि इसको रद्द कर दिया गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को खत्म किया गया। ठीक है, वहां पर फिर संसद में यह पास किया गया कि इस पर भारत में जो है वो कोई भी जाकर के वहां पर व्यापार कर सकता है, मतलब मुक्त व्यापार करने की छूट दिया गया। कोई भी व्यापारी वहां पर जाकर के व्यापार कर सकता था, लेकिन पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर ही वहां पर जाकर के व्यापार कर सकते थे। तो इस पॉइंट को आगे हम लोग देखते हैं। ब्रिटेन को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपनिवेशवाद की इस व्यवस्था का अपना अलग ही महत्व था। इसका लक्ष्य भारत को ब्रिटेन के एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना था, जिससे इसका आसानी से शोषण किया जा सके। इस चरण में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई गई। इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना की गई। भारत को औद्योगिक पूंजीवाद के अनुकूल बनाने के लिए स्थानीय शिल्प उद्योगों को नष्ट कर एक कृषि प्रधान देश के रूप में परिवर्तन करना अंग्रेजों की एक सोची समझी कार्यनीति का हिस्सा था, है ना। ये पॉइंट समझिए, अभी हम बताए थे इस बात को कि वो लोग का चाल था जिससे पूरी तरीका से ये कृषि पर ही निर्भर हो जाए, है ना। वो क्यों ऐसा चाहते थे, क्योंकि वो उनको एक मार्केट चाहिए था, है ना। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई गांव है, ठीक है, वहां पर गांव है, वहां पर बहुत सारे लोग सब्जी कर रहा है ना, सब्जी कर रहा है, मान लीजिए खेती कर रहे हैं। अब कुछ ऐसा कुछ
लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो क्या किए कि सभी सब्जी में क्या कर दिए, दवा डाल दिए। सब्जी क्या हो गया, सब खत्म हो गया। अब वो लोग क्या करेंगे कि बाहर से सब्जी लाएंगे या कुछ सामान लाएंगे और वो अपनी मनमर्जी से बेचेंगे, यानी कि यहाँ के कृषि को तो पूरी तरीका से खत्म कर दिया। तो अंग्रेज लोग सेम यही किया, यहाँ के जितने भी छोटे छोटे कंपनियां थी वो उसको पूरी तरीका से ये लोग नष्ट कर दिए। और नष्ट करने के पीछे क्या मंशा रही कि वो लोग अपना सामान यहाँ पर आसानी से बेच पाए, और वो लोगों को खेती बाड़ी में लगा दिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। सन 1813 से भारत के व्यापार में कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, और यहीं से औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा भारत के शोषण का नया रूप सामने आया था। अब जैसे पहले तो लूट रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ही लोग, है ना, लेकिन जैसे ही एकाधिकार समाप्त हुआ और मुक्त व्यापार चालू हुआ तो सबको यहाँ पर नोचने के लिए पहुंच गया, है ना। तो ये एक नया शोषण हुआ। अब जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो वहां की महारानी के अंडर में आ गया, और वो पूरी तरीका से मुक्त कर दिए कि आप जाइए और कोई भी जाकर के वहां पर व्यापार कीजिए भाई, लेकिन हमें उसका अंशदान चाहिए। यही कारण है कि भारत के साम्राज्यवादी शोषण की इतिहास 1813 ईस्वी के पूर्व महत्वपूर्ण वर्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि साम्राज्यवाद, यहाँ पर साम्राज्यवाद क्या हो गया, पूरी तरीके से यहाँ पर कब्जा करना सैनिकों के द्वारा। अब वो बोला कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पूंजी इकट्ठा करके लाओ, चाहे यहाँ पर सभी लोग जाके कर जाओ। तो वो लोग क्या करना शुरू कर दिए कि यहाँ पर आए, अपना क्षेत्र कब्जा करना शुरू कर दिए, सैनिकों के लाना शुरू कर दिए, क्षेत्र लड़ाई करना हो गया शुरू, और क्षेत्र को अपने अधीन में करना शुरू कर दिए, है ना। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो जाने के बाद सस्ती लागत पर तैयार ब्रिटेन के कपड़ों को भारतीय बाजार में बेचा जाने लगा। ठीक है, यह कपड़े मिलों में तैयार होते थे, इसलिए हाथ से बने भारतीय कपड़ों से सस्ते होते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी कपड़ों की सस्ती कीमतों में आगे भारतीय महंगे कपड़े टिक नहीं सके, इसलिए भारतीय उद्योग वस्त्र उद्योग का पतन हो गया। अभी हम ये चीज पर डिस्कस किए थे कि वो लोग कपड़े बनाने में बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल करते थे, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास हाथ से बुनते थे, तो कहाँ से टिक पाते। वो लोग सस्ते में बेचते थे, हम लोगों की आदत है कि सस्ता खरीदना है, मजबूरी भी होती है कभी कभी कि पैसे नहीं है तो भाई सस्ता लेना ही पड़ेगा, है ना। तो उस समय भी यही हुआ, और वो लोग सस्ता सामान बेचने लगे, तो यहाँ के उद्योग, जो कपड़ा उद्योग था, वो पूरी तरीका से खत्म हो जाता है। ठीक है, पूरी तरीका से खत्म होता है। देश में खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्य फसलों को अधिक उपजाया जाने लगा। परिणाम स्वरूप देश में अनाज की कमी से खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि हो गई। मतलब कि देखिए, वाणिज्य फसल का मतलब हो गया जिससे पैसे हो, जैसे मान लीजिए कपास की खेती होना शुरू हो गया, है ना, ज्यादातर वो लोग हो गया, नील की खेती करना शुरू हो गया, है ना, जिससे कच्चे माल ज्यादा उत्पन्न होने लगे, जिसमें धान गेहूं चावल ये सब ना के बराबर हो गया। जो जो मूलतः हम लोग तुरंत खाते थे, जो जमीन से 3-4 महीने में फसल उपज हुआ और हम लोग उसको खाना शुरू किए, तो वो खाने वाला चीज ना कर करके पैसा जो देगा, कपास का पौधा हो गया, नील की खेती हो गया, ये सब करना वो लोग शुरू कर दिए। और वो लोग करना यहाँ के किसान नहीं चाहते थे, लेकिन वो मजबूरी में और प्रेशर में, अंग्रेजों के प्रेशर में ये लोग काम करना शुरू कर दिए, जिसके कारण यहाँ पर भूखमरी की स्थिति हो गई, अनाज महंगे हो गए, है ना, जितने भी खाने वाला सामान था वो सारे महंगे होते चले गए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे के पॉइंट हम लोग देखते हैं। इस चरण की, यानी कि द्वितीय चरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि रेलवे का विकास था। ये द्वितीय चरण में ही रेलवे का विकास हुआ। इसके पीछे भी वो लोग हमारे फायदे के लिए नहीं कर रहे थे, वो लोग अपना फायदा देख रहे थे। क्या फायदा देख रहे थे भाई, इतने सारे सामान खरीद रहे हैं, इतने सारे सामान बेच रहे हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह तक मालगाड़ी, जो बैलगाड़ी हो गया, चाहे ट्रक हो गया, ये सब से ले जाना संभव नहीं था। मतलब कि ट्रैवलिंग कॉस्ट जो था, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो भाड़ा लग जाता था वो बहुत अधिक था।
इसीलिए ये लोग ने रेलवे ट्रैक बिछाना शुरू कर दिया। ठीक है, जो जिससे क्या हो कि आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक सामान पहुंचाया जा सके। ठीक है, और दूसरा कारण क्या था रेलवे बिछाने का? दूसरा कारण था कि अगर कहीं पर विद्रोह हो रहा है तो वहां पर सैनिकों को पहुंचाया जा सकते, जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सकते और विद्रोह को दबाया जा सके। मतलब साम्राज्यवादी व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो गया था। सैनिकों के बल पर यहाँ पर विद्रोह को दबाने का काम शुरू हो गया था। भारत की प्रगति की दृष्टि से नहीं बल्कि अंग्रेजों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं के कारण किया गया था। रेलवे का विकास किसके कारण किस लिए किया गया था? विकास के लिए नहीं, भारत के विकास के लिए नहीं, वो अपने विकास के लिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत के कच्चे माल के निर्यात और ब्रिटेन के कारखानों में उत्पादित माल के आयात तथा इसके आंतरिक विक्रय के लिए देश में परिवहन साधनों के विकास की आवश्यकता थी, है ना। मतलब कि विक्रय इधर उधर जाने के लिए परिवहन परिवहन की जरूरत थी, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, जिसके कारण ये रेलवे बिछाए थे। इसका दूसरा कारण था, क्या कारण था कि ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए सेना को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाना था, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध होने वाले किसी भी विद्रोह को बिना किसी देरी के दबाया जा सके। ठीक है, अंग्रेज लोग कभी भी दूसरे को फायदा नहीं देखे, दूसरे का फायदा हो चाहे नहीं हो। हम लोग पहले ही देखे कि उनका मेन मकसद ही था जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो पैसे कमा लें, है ना। इसके लिए तो वो लोग अपने फायदे के लिए यहाँ पर रेलवे को बिछाए और सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किए, सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम किए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रेलवे सबसे पहले रेलवे कहाँ चला था और किसके द्वारा रेलवे सबसे पहले शुरुआत किया गया था हमारे भारत देश में। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं। अब अगला है हमारा तीसरा चरण। ठीक है, वित्तीय पूंजीवाद का चरण। ये जो था 1858 और 1947 तक, यानी 47 से आगे तक ये चला, जब तक ये लोग अंग्रेज लोग यहाँ पर रहे तब तक। 1857 का विद्रोह हुआ था, उसके बाद की घटना। 1857 में विद्रोह हुआ था, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो चरण है ये पहला और दूसरा का मिक्सचर है, मतलब उसी का है। मेन जो दोनों का मोटो था यहाँ पर कि कब्जा करना है, पैसे कमाना है, लूटपाट करना है, अपना वर्चस्व स्थापित करना है, सामाजिक वर्चस्व स्थापित करना है, राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना है। तो सेम चीज इस चरण में हुआ। ये चरण इसको इसलिए एक चरण में बांटा गया क्योंकि हमारा जो भारतीय विद्रोह का शुरुआत हुआ 1857 से, उससे 1947 तक हमारी आज़ादी तक क्या क्या हुआ, वो किस तरह से विद्रोहों को दबाया गया, वो इसीलिए इसको एक अलग चरण रखा गया है। लेकिन काम जो है वो सेम हमारा दोनों जो पिछले चरण हम लोग पढ़े उसी का ये ये एक और वर्जन है ना, इनहांस वर्जन है, एकदम टॉप वाला, जिसमें देखिएगा कि बहुत सारे लड़ाइयाँ हुए हमारे देश में, बलिदान दिए अपने देश की आज़ादी के लिए। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं। उपनिवेशवाद का यह चरण प्रथम दो चरणों के ही तार्किक परिणाम था, जिसके अंतर्गत उन चरणों की शोषण प्रक्रिया को जारी रहे लेकिन के रूप में परिवर्तन आया, है ना। ये जो था जारी रहा, शोषण जारी रहा, लेकिन कुछ कुछ चीजें इसमें और शोषण किया गया, जैसे कि खेतों पर लगान लगाया गया, अलग अलग तरह का लगान लगाया गया, जिससे इनको अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए ये किया गया। इसलिए ये उन लोग दो चरणों से भी ये ज्यादा घातक था, क्योंकि अनेक तरह के यहाँ पर विद्रोह हुए और लगान लगाया गया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है औद्योगिक विकास एवं औपनिवेशिक बाजारों के शोषण के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में बड़ी पूंजी जमा हो गई थी। इतना लूट के ले जाएगा तो भाई पूरा इंग्लैंड भर जाएगा, है ना। ऐसे ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। यहाँ खनिज संपदा इतना भरा पड़ा था कि वो लोग लूट के इतना ले गया कि वो लोग हम लोग को गरीब कर दिया, वो लोग तो भाई पूरा विश्व में टॉप पर चल रहा था उस समय। उद्योगपतियों की बढ़ती हुई संपत्तियों के फलस्वरूप मजदूर वर्ग संगठन
संगठित होने की प्रेरणा मिली, है ना। वहाँ पर उद्योगपति बढ़े तो उसके अंडर में काम करने वाले बढ़े। अब काम करने वाले बढ़े तो अब लोग वहाँ पर जो मजदूर है वो लोग काम करना शुरू किए, तो वो लोग भी, उन लोग को भी मनसा होती भाई काम कर रहे हैं तो कुछ पेमेंट बढ़ना चाहिए, तो वो लोग भी क्या किए, संगठन बनाना शुरू किए, मजदूर संगठन बनाना शुरू किए। और प्रेरणा उन लोगों को वहीं से मिला कि ये लोग मिलके काम कर रहे हैं तो हम लोग भी मिलके काम करेंगे। इंग्लैंड में और अधिक औद्योगिकरण का अर्थ था मजदूरों को सौदेबाजी में वृद्धि होना तथा पूंजीपतियों के मुनाफे पर विपरीत असर पड़ना। ठीक है, ये क्या था कि मजदूर जितना ज्यादा उद्योगपति उतना ज्यादा वहां पे मजदूर, और मजदूर हैं तो वो देखेंगे ही, हर लोग फायदा कमाना चाहता है ना। कहीं पर भी ऐसा मौका मिलता है तो फायदा कमाना चाहता ही है, तो वो लोग भी वही किए। भाई उद्योग तो लगा दिए, कंपनी लगा दिए, उसमें तो मजदूर ही काम कर रहे हैं। अब मजदूर करेगा, ना करेंगे जाओ हमको इतना पेमेंट चाहिए, है ना। इस तरह से बात होने लगी, वो संगठन में हो गया है, नहीं करेंगे, हड़ताल करना शुरू कर दिए, नहीं काम करेंगे, हमारा इतना पेमेंट होना चाहिए, हमको ये चीजें मिलना चाहिए, ये सुविधाएं मिलना चाहिए। तब उससे क्या हुआ, पेमेंट तो बढ़ते जा रहा है, तो जिसके कारण ये क्या हुआ, पूंजीपतियों को मुनाफे में कुछ घाटा भी होना शुरू हो गया। उसी समय ये मार्क्स एंजिल का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जारी हुआ था। इसके बारे में ये बहुत बेहतर चीज है, इस पे हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, ये क्या मैनिफेस्टो था, एक ये चीज था कि मजदूरों के प्रति सहानुभूति था, उन लोगों के काम को सराहा गया और उनके जो मेहनताना था उस पे बात किया गया था। इसलिए इन जो मैनिफेस्टो के आधार पर वो लोग अपना काम करना शुरू कर दिए थे, और वो इतना चर्चित हुआ कि लोग संगठन बनाना इसी से सीखे मेनली। इस पे हम लोग डिटेल से आगे बात करेंगे। पूंजी को भारत में निवेश करना उचित समझ गया था। वो लोग क्या था कि वो लोग समझ गए कि यहाँ पर अगर हम काम करते हैं अपने देश में, तो यहाँ मजदूर लोग हैं जो भाई अपने आंदोलन में लगे रहेगा, काम कम करेगा और पैसे ज्यादा मांगेंगे। इसीलिए वो लोग क्या किए कि ऐसा करते हैं कि जो भी उद्योग वगैरह है वो हम लोग कहाँ लगाते हैं, चलो भारत में ही लगाते हैं। वहां पर मजदूर भी मिल जाएंगे, कम पैसे में भी काम हो जाएगा, है ना। और नहीं करेगा तो मार पीट के वहां पर हम लोग काम करवा ही लेंगे, क्योंकि हम लोगों के अंडर में है, यहाँ पर हम लोग कर नहीं सकते, इंग्लैंड में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो लोग भारत में अपना उद्योग लगाना शुरू कर दिए, और जितने भी पूंजी था वो यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, है ना। इसी स्थिति को पूंजीवाद के तृतीय चरण के आरंभ के रूप में माना जाता है ना। अपना पैसा अपने देश में न लगा के दूसरे देश में कंपनियां स्थापित करके वहां पर उद्योग लगाए, पैसा कमाए, है ना, क्योंकि वहां पर सामान सस्ता मिल जा रहा था, मजदूर सस्ते मिल जा रहे थे, और इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था, तो बजट बजट बहुत ज्यादा हो जा रहा था। इसलिए जो भी पूंजीपति लोग थे वो भारत में आकर के अपना व्यापार करना शुरू कर दिए, फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगला पॉइंट है कि अपनी व्यावसायिक व प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार रेल लाइन को विकास आवश्यक मानती थी। रेल निर्माण की दिशा में भारत का प्रथम प्रयास 1846 में इसके द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू हुआ था? 1846 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई और ठाणे के बीच में बिछाया गया था। ये जनरल बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे लाइन भारत में सर्वप्रथम किसके किसके बीच बिछाया गया था, तो किसके बीच में? बम्बई और ठाणे के बीच में। कब? तो 1853 ईस्वी में। वैसे भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। शुरुआत किन के द्वारा किया गया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और सबसे ज्यादा रेल कौन बिछाया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सब वो अपने आप को लॉर्ड कहता था, है ना। आगे है 1857 के विद्रोह, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बदलाव, इंग्लैंड के बाहर अन्य यूरोपीय देशों में बढ़ते औद्योगिकरण के प्रतिस्पर्धा आदि कारणों से भारत में उपनिवेशवाद के एक नया चरण को जन्म दिया, जिसे वित्तीय पूंजीवाद कहा जाता है। मतलब कि इंग्लैंड के बाहर अन्य यूरोप देश जो था भी अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जब बढ़ाने की कोशिश कर रहा था तो ये लोग भी अपने आप को बढ़ाने
को कोशिश कर रहा था जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पैसा कमाए, वित्तीय व्यवस्था करे, वित्तीय रूप से अपने आप को मजबूत रखे। तो सारे जो यूरोपीय देश था, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल साइड का हो गया, वो सारे अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो इंग्लैंड भी इस देश पर, अपने देश पर अनेक तरह का उद्योग लगा करके अपने आप को पूंजी में मजबूत किया जा रहा था। वित्तीय पूंजीवाद के दुष्परिणामों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से भी अधिक खोखला कर दिया था। पहले ही बताए थे कि ये जो दूसरे दो चरण था, उससे भी ये खतरनाक चरण था, है ना? ये और भी अपने देश को इसी समय तो सबसे ज़्यादा देश को नुकसान हुआ, और ये जब नुकसान हुआ तो इसी के कारण अपना देश के लोग जागे भी और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई भी शुरू किए। लेकिन पहले के जैसा अगर धीरे-धीरे काम चलते रहता तो ये लोग 200-300 साल और रहते। लेकिन ये लोग क्या किए कि ज़्यादा कर दिए। सब सोचा कि एक ही बार लूट लिए, तो कोई कितना सहेगा, है ना? इसी में विद्रोह होना शुरू हो गया। इस दौरान भारतीयों को सार्वजनिक ऋण का ब्याज की अदायगी करनी पड़ती थी, जिसके पूंजी निर्माण में निवेश की प्रक्रिया कमजोर होती चली गई। ऋण की राशि 1897 ईस्वी में 7 करोड़ पाउंड थी और 1939 में बढ़कर 88 करोड़ 42 लाख पाउंड हो गई। इस पर ब्याज तथा लाभांश भी भारत को ही देना पड़ता था। वो वो लोग बहुत चालाक था ना, वो लोग कहता था कि भाई हम तुम्हारे देश में उद्योग लगाए हुए हैं, हम दूसरे जगह से कर्ज लेकर के आए हैं, तुम्हारे देश में उद्योग लगाए हैं, तुम्हारे मजदूरों को काम दे रहे हैं, यहाँ को लोगों को काम दे रहे हैं, तो जितना हम लोन लिए हैं उतना तुमको देना पड़ेगा। साथ में यहाँ के लोग भी लोन लेकर के जो काम करे थे, तो जिसके कारण उसका जो इंटरेस्ट था वो बढ़ते चला गया, उसका ब्याज बढ़ते चला गया। अंग्रेज लोग भी इसी पर दबाव डालते थे कि भाई तुम ही दो। भारत से ही ये लोग ऋण भी निकाल लेते थे, है ना? एक तो लूटते थे ही, और अपना जो कर्जा लिया वो भी यहाँ के लोगों के द्वारा ही इस पर ही लाद करके लेके चले जाते हैं। जैसे कि एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे अपने देश में अभी लोग भागा ना जी, नीरव मोदी लेके पैसा भागा, तो जिस बैंक से लेकर के भागा, तो वो बैंक से वो पैसा लेकर के भागा तो किस पर असर पड़ेगा? जो नीचे तबके के लोग जो अकाउंट खोल के रखे हुए हैं, उस पर देखिएगा थोड़ा थोड़ा बोझ दे करके वो बैंक चाहेगा कि रिकवर कर लें। तो सेम हालत उस समय भी था कि वो लोग कर्ज तो लिए, लेकिन यहाँ के लोगों पर वो बोझ लाद दिए कि भाई कर्ज भी तुम ही लोग को देना है। इस तरह से हम लोग ने तीनों चरण भारत में तीनों चरण जो था उपनिवेशवाद के, उसको हम लोग देखे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, और जो नए दोस्त देख रहे हैं वो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबा करके रखें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।